दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी भारत रत्न शिक्षालय में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस पीवाईक्यू हिस्ट्री 2018 में आए प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। इससे पहले की सीरीज़ में हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया था। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल रहे। और दूसरा कारण लिखा गया है कि उत्तर भारत में कोई राजनीतिक एकता नहीं थी। नीचे इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है, आर असत्य है, ए असत्य है, आर सत्य है। तो जैसा कि हमारा पैटर्न है पढ़ने का, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि यहाँ पे तुर्की आक्रमण या तुर्की आक्रमण होता क्या है या क्या है, इसका विषय वस्तु क्या थी, इसको गहराई में एक बार समझते हैं ताकि इससे संबंधित आसपास के सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकें। यहाँ हमारा उद्देश्य यहाँ पे आंसर बताना नहीं है, बल्कि जो टॉपिक पूछे गए हैं उनको इस तरीके से तैयार करना ताकि उससे जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो पूरे बन सके। और आपके यदि 6 साल के यदि आपने इस तरीके से अच्छे से पढ़ाई की तो आपका लगभग 90% सिलेबस अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। तो जब हम मध्यकालीन भारत की शुरुआत करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले भारत पर अरब और तुर्क आक्रमण के इतिहास, आक्रमण और प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। तो भारत पर अरब आक्रमण भी हुआ है और भारत पर तुर्क आक्रमण के भी प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, भारत में अरबों और तुर्कों के आक्रमण की शुरुआत 1712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में उत्तर पश्चिम क्षेत्र से अरबों का आक्रमण हुआ। अरबों के साथ पहले से ही अच्छे व्यापारिक संबंध थे और इस प्रकार वे भारत के समृद्ध संसाधन और अपार संपदा से परिचित भी थे। ठीक है, यह अरबों की भारत में क्षेत्रीय विस्तार और इस्लामी आस्था के साथ साथ विस्तार में रुचि का एक मुख्य कारण भी था कि वो भारत में संसाधन और संपदा से परिचित थे। ठीक है, मध्य एशिया और उत्तरी भारत में 1000 ईस्वी से कई बदलाव हुए और महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। कौन था? तुर्क शासक पहला महमूद गजनवी था, जिसने राजपूतों के वर्चस्व वाले क्षेत्रों पर आक्रमण किया। वह भारत पर शासन नहीं करना चाहता था। ध्यान रखना है आपको कि जो महमूद गजनवी था वह भारत पर शासन करने के लिए आक्रमण नहीं किया था, बल्कि ईरान, अफगानिस्तान और खुरासान में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। ये उसका पहला कारण हो गया। और दूसरा कारण, भारत पर आक्रमण करने का उसका मुख्य उद्देश्य भारत के पास मौजूद अपार धन संपत्ति को हासिल करना था। हर बार अपने आक्रमण किया और मंदिरों और शासकों से एकत्रित भारी मात्रा में धन को लेकर वो लौट गया। ठीक है, अब देखते हैं कि अरब और तुर्कों के द्वारा विभिन्न आक्रमण में दो सबसे उल्लेखनीय देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है 1712 ईस्वी में अरब मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 1712 में सिंध पर आक्रमण को इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि इसने भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन के प्रभुत्व को प्रदान किया। ठीक है, और दूसरी जगह माना जाता है मोहम्मद गोरी के द्वारा तुर्की आक्रमण, जिसके द्वारा 1191 और 92 में तराइन की लड़ाई हुई और भारत में पहली बार मुस्लिम शासन की स्थापना भी देखने को मिलती है। तो पहला है मोहम्मद बिन कासिम और दूसरा है मोहम्मद गोरी। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि भारत पर अरब आक्रमण के क्या मायने थे। तो भारत पर अरब आक्रमण 1710 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर विजय और भारत में इस्लामी धर्म के विकास के साथ शुरू हुआ, जो भारत में अरब और तुर्कों के आक्रमण का काल था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानकारी रखना चाहेंगे। मोहम्मद बिन कासिम, जो उम्मद खलीफा का सेनापति था, का जन्म सऊदी अरब के ताइफ में हुआ था। ठीक है, सऊदी अरब से था वो। अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता हो गई थी। कोई भी एक बड़ा राज्य नहीं था, राज्य छोटे छोटे भागों में विभाजित हो चुके थे। ठीक है, तो कासिम ने इस अवसर का लाभ उठाया क्योंकि भारत एक समृद्ध राज्य था और सिंध पर कच्छ के पुत्र दाहिर का शासन था। तो उस समय जब आक्रमण किया तो तब सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था। आपको यहाँ से जानकारी मिलती है, जिसने पूर्ववर्ती बुद्ध शासकों से सत्ता छीनी थी। तो एक स्टेटमेंट बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो सिंध पर शासन था दाहिर का शासन था। ठीक है, तो ये आपको एक जानकारी मिलती है।
अब आगे देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा कौन कौन से युद्ध किए गए। तो सबसे पहला देवल का पतन, देहर एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। तो देवल का पतन और देहर का एक प्रसिद्ध बंदरगाह, तो उसने सबसे पहले इस बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लूटपाट को अंजाम दिया। दूसरा उसने आक्रमण कहाँ पे किया, युद्ध निरुतन का पतन, ठीक है। तो निरुन दाहिर के बेटे जयसिंध के अधीन था। कासिम के आने पर जयसिंध भाग गया और बिना किसी लड़ाई के निरुन पर कब्जा भी किसका हो गया, मोहम्मद बिन कासिम का हो गया। तीसरा उसने किया सहवान का पतन। दाहिर का जो चचेरा भाई था बजरा सहवान का प्रभारी था। बजरा अरबों के हमलों का सामना नहीं कर सका और वो भी भाग गया। अगला था सीसम का पतन। तो सीसम जो था वो जाटों पर विजय प्राप्त की। यहाँ काका नामक जाट राजा का शासन था। शहवान से भाग जाने के बाद उसने बजरा को शरण दी। कासिम ने जाटों को हराया और बजरा और उसके अनुयायियों को भी मार डाला। 5वें नंबर पे उसने रेवाड़ा के युद्ध किया और रेवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के शासक दाहिर के बीच युद्ध लड़ा गया। युद्ध में दाहिर की मृत्यु हो गई और कासिम को मुल्तान सिंध का शासन मिल गया। जल्द ही ब्राह्मणबाद और अलोर जैसे अन्य प्रांतों की राजधानियों पर भी उसने कब्जा कर लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो दाहिर है उसके साथ में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, उसके साथ में लड़ा गया था रेवाड़ का युद्ध, और उसी में उसने मुल्तान और जो कासिम को सिंध प्रांत का शासन प्राप्त हुआ था। तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किए गए युद्ध में देवल पतन, देहर, निरुतन पतन, सहवान पतन, सीसम पतन और फिर रेवाड़ पतन। तो आपसे इसका क्रम भी पूछ सकता है कि सबसे पहले आएगा देवल पतन, फिर आएगा निरुन पतन, सहवान पतन, शीशम पतन और रेवाड़ पतन। अब आगे देखते हैं कि अरब आक्रमणकारियों की प्रशासनिक नीतियाँ क्या थी। सबसे पहले खलीफा उमर जो थे, जिन्हें अरब प्रशासन के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, खलीफा उमर को वे स्थानीय प्रशासन में अरबों के हस्तक्षेप पर रोक लगा दी। तो उनका सबसे पहला था कि स्थानीय प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना है। यह मुख्य रूप से स्थानीय सरदारों के हाथों में था, जिनमें से अधिकांश गैर मुस्लिम थे। प्रशासन में उनकी उदारता और स्वतंत्रता का प्रताप ब्राह्मणवाद समझौते से चलता है, जिसे कासिम ने देहर पर अपनी जीत के बाद बनाया था, जिसके तहत हिंदुओं को किताब के लोग या जिम्मी माना गया। जिम्मीस ने खलीफा को कर देने की सहमति व्यक्त की, बदले में खलीफा ने उनकी रक्षा की। वह अपने धर्म का पालन करने और अपने भगवान की पूजा करने की अनुमति दी, ठीक है। अरब शासकों और प्रशासकों को स्थानीय लोगों की संपत्ति हड़पने से मना किया गया था, जिसकी घोषणा एक घोषणा के माध्यम से की गई थी। कासिम की ब्राह्मण और देसी लोगों के प्रति सहिष्णु नीति थी। तो आपसे पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम की क्या भारतीय लोगों या ब्राह्मण देसी लोगों के प्रति सहिष्णु नीति थी? तो बिल्कुल सहिष्णु नीति थी। फिर यहाँ पे जजिया एक प्रकार का गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर था। सिंध और मुल्तान कई इक्ता या जिलों में विभाजित थे और उन पर अरब सैन्य अधिकारी का शासन था। तो इन्होंने हस्तक्षेप को रोकने की नीति अपनाई। ब्राह्मण और देसी परंपरा के प्रति सहिष्णुता की नीति का भी इन्होंने पालन किया। अब आगे देखते हैं कि अरब आक्रमण का प्रभाव क्या रहा। इससे तुर्कों को भारत में सफलता प्राप्त करने में मदद मिली, नंबर 1। नंबर 2, अरबों ने भारतीय शिल्पकारों से विशेषज्ञ मार्गदर्शन लिया और उन्हें कई मस्जिद बनाने में भी मदद मिली। ये एक पक्ष हो गया। इस अवधि के दौरान चिकित्सा पत्रिका चरक संहिता का अरबी में अनुवाद हुआ, ट्रांसलेशन होने लगे। भारत में नए धर्म के आगमन के साथ ही शोषित वर्ग के लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया और यह सांस्कृतिक राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपने धर्म में एक सीमांकित कर दिया गया था, ठीक है, मार्जिनलाइज कर दिया गया था। अरब लोग सहनशील थे और सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करते थे। तो आपको ध्यान रखना ही है। जैसा कि चचनामा से अनुमान लगाया जा सकता है, कासिम ने जाति व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया तथा भारतीय सामाजिक परंपरा को भी उसने कायम रखा था। हमने अरब आक्रमण देख लिया। अरब आक्रमण के बाद भारत पर तुर्की आक्रमण देखने को मिलते हैं। महमूद गजनबी ने 1000 से 1025 के बीच भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए, ठीक है। अरबों का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप के छोटे से हिस्से तक ही सीमित था, जबकि तुर्की उपमहाद्वीप के अंदर तक जाने में सफल रहे और सदियों बाद एक पूर्ण विकसित राज्य को भी स्थापित, ठीक है। तुर्की आक्रमण 2 चरणों में देखने को मिलता है। पहले चरण में उनका मुख्य उद्देश्य गजनी वंश को संबद्ध करने के लिए लूटपाट करना था, ठीक है। तो पहला उद्देश्य था लूटपाट करना।
न कि इस्लाम का प्रचार करना और भारत में कोई राज्य स्थापित करना। तो पहला उद्देश्य उनका था लूटपाट करना। तुर्की शासन 1000 ईस्वी में शुरू हुआ, ठीक है, और खिलजी वंश तक जारी रहा। अलाउद्दीन खिलजी भारत में अंतिम ज्ञात तुर्की शासक है। यह दिल्ली सल्तनत की स्थापना के लिए प्रारंभिक चरण भी था। फिर देखा जाए तो सबसे पहले सुबुक्तगिन की नाम आता है चर्चा में। सुबुक्तगिन गजनी वंश का संस्थापक था। वह महमूद गजनबी का पिता था, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 1001 में पेशावर की लड़ाई सुल्तान महमूद बिन सुबुक्तगिन की गजनबी सेना और जयपाल की हिंदू शाही सेना के बीच हुई। जयपाल की हार के कारण जयपाल और सुबुक्तगिन के बीच अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा। यह भारतीय उपमहाद्वीप में गजनी के विस्तार की पहली कड़ी लड़ाई थी। सुबुक्तगिन ने सेंट्रल फारस के एक बड़े क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया था। फिर महमूद गजनबी का आक्रमण देखने को मिलता है। भारत में राजपूत साम्राज्य पर हमला करने वाला पहला जो शासक था वो महमूद गजनबी था, ठीक है। उसका अपना मुस्लिम शासकों पर वर्चस्व स्थापित करना था और उसकी सेना में सैकड़ों हिंदू सैनिक भी थे, जिनमें उसका सेनापति तिलक भी एक प्रकार से शामिल था। महमूद गजनबी जो है वह सुल्तान की उपाधि पाने वाला पहला शासक था। उसके पिता अबू मंसूर सुबुक्तगिनी थे और उनके 2 छोटे भाई थे। दूसरा भाई इस्माइल था और सुबुक्तगिन की मुख्य उद्देश्य पत्नी से पैदा हुआ था, ठीक है। आगे क्या लिखा गया है, महमूद ने अपने छोटे भाई को चुनौती दी, उसकी गद्दी पर कब्जा कर लिया और उसे नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद नए सुल्तानों ने 1030 में अपनी मृत्यु का शासन किया। अब देखते हैं कि जो महमूद गजनी है उसके कौन कौन से युद्ध और आक्रमण महत्वपूर्ण थे। तो 1001 में पेशावर की लड़ाई हुई, इसमें उसने राजा जयपाल था उसको हराया। 1005 में मुल्तान की घेराबंदी कर दी और फतेह दाऊद यहाँ पर नेता था या राजनेता था। 1008 में बल्ख की लड़ाई हुई और यहाँ का शासक था अहमद अरसान कारा खान। 1009 में चाँच की लड़ाई हुई, इसमें आनंदपाल को उसने हराया था। अगला 1027 में सिंधु नदी का युद्ध हुआ जिसमें उन्होंने जाटों को हराया था। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन इस प्रकार का भी बनाया जा सकता है कि महमूद गजनबी के समय कौन कौन सी युद्ध लड़े गए। तो पेशावर की लड़ाई, मुल्तान की घेराबंदी, बल्ख की लड़ाई, चाँच की लड़ाई और सिंधु नदी का युद्ध। और एक क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है कि एक तरफ इस लड़ाई में और प्रतिद्वंदी शासक कौन था उसका। तो आपको जो मतलब मेज द कॉलम के लिए भी आ सकता है या फिर आपको कौन सा गलत है ये भी जानने को आ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा हल्का हल्का कि पेशावर की लड़ाई में जयपाल था उसका प्रतिद्वंदी, मुल्तान की घेराबंदी में फतेह दाऊद था, बल्ख की लड़ाई में अहमद अरसान कारा खान था, चाँच की लड़ाई में आनंदपाल था और सिंधु नदी की युद्ध में जाट थे उसके अपोजिट में। आगे जाके महमूद गोरी का आक्रमण देखने को मिलता है। इसके समय 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ, 92 में दूसरा युद्ध हुआ और 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा गया। तो 3 महत्वपूर्ण युद्ध हैं। चंदावर का युद्ध महमूद गोरी के समय लड़ा गया था। तुर्की आक्रमणकारियों की प्रशासन नीति क्या थी। तुर्कों ने लगभग 800 वर्षों तक विशाल भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। तुर्की राजवंश के सदस्य अच्छे शासक थे और उनमें अच्छे प्रशासन की योग्यताएं भी थी। तुर्कों और पूर्ववर्ती शासकों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर प्रशासन के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की नीति को लेकर था। साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था, ठीक है, जिनका प्रशासन राज्यपाल मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता था। उनके पास स्थायी सेना भी थी जिसका नियंत्रण एक विशिष्ट समिति के माध्यम से देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि तुर्की प्रशासन जो था वो प्रांतों में विभाजित था, लेकिन जो अरब प्रशासन था उसमें केंद्रीकरण के तत्व अधिक देखने को मिलते हैं। दूसरा न्यायिक प्रणाली को लेकर है कि न्यायिक प्रणाली न्यायाधिकरणों के विवरण अल्प है और तुर्कों के दौरान न्यायिक प्रणाली की तस्वीर नहीं बनाई जा सकी, ठीक है। बलबन ने अपनी सीमाओं को बढ़ाने के बजाय साम्राज्य को एकजुट करने की कोशिश की। उन्हें एहसास हुआ कि भारतीय उपमहाद्वीप जैसे विशाल क्षेत्र का शासन करने का एकमात्र तरीका एकीकरण है। फिरोज शाह ने कई शाही कारखाने स्थापित करे, उसमें हजारों गुलाम का काम रखा गया और 300 नए शहरें भी बनवाए। तुर्की आक्रमण का प्रभाव क्या था। इसके परिणाम स्वरूप भारत पर मुस्लिम शासन स्थापित हो गया। देवी देवताओं के कई मंदिर नष्ट किए गए, ठीक है, मंदिर नष्ट हुए। मध्य और पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत का व्यापार बढ़ा, जिससे राष्ट्र की संपदा में वृद्धि हुई।
कई नए प्रचारक उभरे, इन्हें सूफी कहा गया। इटली और इराक के कारीगर निर्माण के नए तरीके लेकर आए, इन्हें भारतीय कारीगरों ने अपनाया। ऐसा माना जाता है कि पहली भारतीय मस्जिद मोहम्मद के जीवन के दौरान केरल के त्रिशूर जिले में कोडंगुल्लुरु में बनाई गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, एक फैक्ट है आपके लिए कि पहली मस्जिद जो है वो किसके जीवन काल में, मोहम्मद के जीवन काल में केरल के त्रिशूर जिले के कोडंगुल्लुरु में बनाई गई थी। आगे है, तुर्की शासकों ने हिंदू और अन्य अविश्वसनीयताओं को अपनाया, उनका स्वागत किया। जो इस्लाम धर्म अपनाना चाहते थे, जो भारतीय लोग इस्लाम धर्म अपनाना चाहते थे, उन्हें बस सुल्तान के महल में प्रवेश करना था, 2 गवाहियाँ देनी थी और सुल्तान ने उन्हें एक स्वर्ण का हार भी दे रखा था। ठीक है, यही जानकारी है। दिल्ली के महानतम सुल्तानों में से फिरोज शाह ने इस्लाम धर्म अपनाने के प्रत्येक व्यक्ति के जजिया कर से भी छूट दी थी। एक नए अध्ययन के अनुसार कुछ भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति अनातोलिया, ठीक है, मुख्य रूप से तुर्की से हुई है। इन भाषाओं में मराठी, हिंदी, गुजराती, उड़िया शामिल है। भारतीय उपमहाद्वीप में वास्तुकला तुर्की शासन के दौरान फली फूली, किले सरल लेकिन मजबूत थे। दरवाजे खिड़कियों के ऊपर मिहराब देखे गए, न कि बीम जो मुसलमानों के जाने से पहले भारतीयों द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। उन्होंने अपनी इमारतों में ऊंची और अच्छी तरह से बनी मीनारें भी लगाई, इनके सहारे खंभे इस्तेमाल किए गए। ठीक है, सुल्तानों ने आगरा, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजा और जौनपुर शहरों की स्थापना भी यहाँ पर की। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर वापस से। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल रहे, तो देखा जाए तो भारत पर तुर्की आक्रमण सफल रहे थे, क्योंकि इसका कारण दिया गया उत्तर भारत में कोई राजनीतिक एकता नहीं थे। तो बिल्कुल हमने अभी पढ़ा था कि हर्ष के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता हो गई थी। तो ये कथन भी अपने आप में सही होगा। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द कोड गिवन बिलो। इसमें सबसे पहला है बृहदेश्वर टेम्पल, दूसरा है गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, तीसरा है शोर टेम्पल और महाबलीपुरम, चौथा है सप्त पगोड़ा। और इनके ऑप्शन के नीचे कोड दिए गए हैं। तो आपको ये बताना है कि इनको एक क्रम में जमाना है कि कौन सा मंदिर पहले बना, कौन सा बाद में बना। चलिए दोस्तों, एक बार पहले मंदिरों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे मंदिरों के साथ में उनकी इमेज भी लगा दी गई है, ताकि आपको नाम और याद करने में चीज़ें आसानी रहे। सबसे पहला है बृहदेश्वर मंदिर। यह विश्व के सबसे बड़े एवं भव्य मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण चोल सम्राट राजाराज प्रथम के द्वारा किया गया था। तो बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजाराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, 1003 ईस्वी से 1010 ईस्वी के मध्य कराया गया था। उनके नाम पर ही इसे राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे राजेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। ठीक है, राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये कब बनवाया गया था? ये बनवाया गया था 1003 AD से 1010 AD के बीच बनवाया गया था। दूसरा एक विकल्प जो हमारा था वो था गंगईकोंड चोलपुरम टेम्पल। यह हिंदू मंदिर शिव को समर्पित है। तमिलनाडु में गंगईकोंड चोलपुरम जयकंदम में स्थित है। ठीक है, राजेंद्र चोल प्रथम ने 1035 में अपनी नई राजधानी के भाग के रूप में से बनवाया था। ठीक है, तो किसने बनवाया था? गंगईकोंड चोलपुरम टेम्पल ये बनवाया था राजेंद्र चोल ने। ठीक है, कब बनवाया था? 1035 AD में बनवाया था। यदि बात की जाए तो बृहदेश्वर टेम्पल की, तो वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था राजाराज प्रथम ने। ठीक है, इसीलिए इसे राजेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। तो गंगईकोंड चोलपुरम टेम्पल जो है वो श्री बृहदेश्वर मंदिर के बाद बना है। तीसरा है महाबलीपुरम तट मंदिर। तो ये महाबलीपुरम तट मंदिर है। महाबलीपुरम में मामल्लपुरम, जिसे महाबलीपुरम भी कहा जाता है, एक शहर जो चेन्नई से 60 किलोमीटर दक्षिण में कोरोमंडल के तट पर स्थित है। यह ये भारत का कोरोमंडल तट है, तो यहाँ की बात कर रहा है। यह पूर्ववर्ती पल्लवकालीन का एक महत्वपूर्ण शहर है। पल्लव वंश ने भारत के कुछ हिस्से पर 275 से 897 ईस्वी तक शासन किया है। इसकी स्थापना 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा की गई थी। तो 7वीं सदी में की गई थी, इसके द्वारा नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा। तो कब की गई थी? 7th सेंचुरी में। तो आपको ये यहाँ स्पष्ट हो गया होगा
कि ये मंदिर बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम दोनों मंदिरों से पहले मंदिर बना था ये वाला। मामल्लपुरम शब्द की उत्पत्ति मामल्लन से हुई है, जिसका अर्थ महान योद्धा होता है। मामल्लन शब्द का प्रयोग पल्लव राजा नरसिंहवर्मन के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे है सप्त शिवालय सप्त पगोड़ा। ये मंदिर दक्षिण भारतीय शहर मामल्लपुरम में का उपनाम है। यह बहस का विषय है कि क्या सप्त पगोड़ा है 7 मंदिर मामल्लपुरम के तट पर मौजूद है। ठीक है, वो अपना एक विषय मेंस का विषय है। लेकिन यहाँ पे रथ मंदिर है, मूर्तिकला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर द्रौपदी रथ, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, गणेश, पिंडारी तथा वलई कट्टई प्रमुख रथ देखने को मिलते हैं। इन 8 रथों में द्रौपदी रथ 1 मंजिला और छोटा है। ठीक है, 7 रथों में सप्त पगोड़ा कहा जाता है। तो इसमें क्रम क्या बनेगा? इसका क्रम बनेगा 4 3 1 2। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका सप्त पगोड़ा, दूसरा नंबर पे आएगा महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, क्योंकि ये दोनों ही किसके समय बने? पल्लवकालीन स्थापत्य का उदाहरण है। इसके बाद बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम दोनों ही चोलकालीन है, तो ये चोल साम्राज्य पल्लव शासन के बाद देखने को मिलता है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हाथी गुम्फा का शिलालेख किस राजा के बारे में जानकारी का स्रोत है। तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि इसमें राजा खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसको डिटेल में देख लेते हैं एक बार। खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख भारत में कलिंग के तत्कालीन सम्राट खारवेल के द्वारा 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कब लिखा गया था? तो 2nd सेंचुरी BC में किया गया था, उत्कीर्णित किया गया था। यह उन कुछ उल्लेखनीय शिलालेखों में से एक है जो प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। हाथी गुम्फा शिलालेख अपने ऐतिहासिक महत्व के संदर्भ में केवल सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त के शिलालेखों के बराबर जान पड़ता है। भारत का कोई अन्य शिलालेख किसी शासक की वर्षावार उपलब्धियों का विवरण हाथी गुम्फा की तरह प्रस्तुत नहीं करता। इस शिलालेख में वर्षवार विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस शिलालेख का स्थान उल्लेखनीय है। भुवनेश्वर के पास उदयगिरी और खंडगिरी जुड़वा पहाड़ियाँ हैं। तो उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये भी भुवनेश्वर के पास में है, कलिंग में, जो प्राचीन काल में अपनी धार्मिक पवित्रता के लिए क्रमशः कुमारी पर्वत और कुमार पर्वत के रूप में प्रसिद्ध है। शिलालेख में कालक्रमानुसार कालक्रम की ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण है। यह न केवल राजनीतिक घटनाओं पर प्रकाश डालता है, बल्कि गौरवशाली काल के दौरान कलिंग की धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक स्थिति पर भी प्रकाश डालता है। इसे काव्य शैली में ब्राह्मी भाषा में प्रस्तुत किया गया है और पाली से भी, जो काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। तो काव्य शैली क्या है इसकी? हाथी गुम्फा अभिलेख की ब्राह्मी भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फैक्ट पता चला कि यहाँ पे इसमें ब्राह्मी भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। आगे शिलालेख में उल्लेख है कि राजा खारवेल ने राजधानी शहर के किले की व्यापक मरम्मत कराई थी। ठीक है, पहला। दूसरे वर्ष में खारवेल ने पश्चिम में एक मजबूत सेना भी भेजी थी, ये भी जानकारी इसमें। तीसरा, 7वें वर्ष में उसने पुत्र की प्राप्ति हुई और उन्होंने मगध से पवित्र मूर्तियाँ वापस लाई, जिन्हें मगध के प्रवर्ती शासक कलिंग से ले गए थे। ठीक है, तो मगध से वापस अपनी मूर्तियाँ भी वापस लेकर आए थे। हाथी गुम्फा शिलालेख खारवेल के इतिहास की तरह है, जो एक राजा, विजेता, संस्कृति के संरक्षक, जैन धर्म का संस्थापक था। समकालीन समय से संबंधित अन्य साक्ष्यों में भी इन अभिलेखों की पुष्टि होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक वही है कथन और कारण दिया गया है। पहला कथन है 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने से मना कर दिया था। दूसरा स्टेटमेंट लिखा गया है कि मुस्लिम लीग 1946 में गठित अंतरिम सरकार में शामिल हो गई थी। तो एक बार कैबिनेट मिशन को देख लेते हैं अच्छे से। कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन योजना 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन और वायसराय लॉर्ड वेबल के द्वारा किया गया एक वक्तव्य था। ठीक है, जिसमें भारतीय राजनीतिक दलों, प्रतिनिधियों की भी सहमति न बन पाने के मद्देनज़र भारत के संवैधानिक भविष्य के बारे में प्रस्ताव लेना था। क्योंकि कैबिनेट मिशन से पहले वेबल योजना आई थी, वेबल योजना में सहमति नहीं बनी थी। वेबल योजना से पहले क्या आया था? आपका क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन में भी सहमति नहीं बनी थी। उससे पहले अगस्त प्रस्ताव लेके आए थे, उसमें भी कोई सहमति नहीं बन पाई थी। तो यहाँ से कैबिनेट मिशन का रोल यही था कि वे भारत में संवैधानिक भविष्य के बारे में कुछ प्रस्तावों को शामिल कर सकें। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो सबसे पहले लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, नंबर 1। नंबर 2, भारत के राज्य सचिव कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, नंबर 2।
नंबर 3 व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष एबी अलेक्जेंडर, 3 हो गए। और एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड जो थे, तो आपके कौन से सदस्य होंगे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस हो गया पहला, दूसरा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये इसके सदस्य थे। ठीक है, अब इसकी पृष्ठभूमि को देख लेते हैं कि पृष्ठभूमि क्या थी। यदि बात की जाए इसकी पृष्ठभूमि की, तो सितंबर 1945 में ब्रिटेन में नवनिर्वाचित लेबर सरकार ने भारत के लिए एक संविधान सभा बनाने की मंशा को व्यक्त किया, जो भारत का संविधान तैयार करेगी। इसे साकार करने के लिए मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। मिशन को बड़ी बाधा से निपटना पड़ा, क्योंकि दो मुख्य राजनीतिक दल कौन कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। इनके बीच भारत के भविष्य को लेकर बुनियादी मतभेद थे। एकीकृत भारत की इच्छा दो कारणों का परिणाम थी। उपमहाद्वीप की राजनीतिक रूप से एकीकृत करने का ब्रिटिश गर्व और पाकिस्तान की अव्यवहार्यता के कारण अधिकांश ब्रिटिश अधिकारी शंका में थे। शिमला सम्मेलन में मिशन ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराने का प्रयास किया था। जब ये फेल हो गया तो मिशन ने अपने स्वयं के प्रस्ताव प्रस्तुत किए और कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। उपमहाद्वीप में पहुंचने पर मिशन ने पाया कि दोनों पार्टियां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम, किसी समझौते के पहुंचने को तैयार नहीं हैं। तो दोनों पार्टियों ने आम प्रांतीय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। दोनों पार्टियों का महत्व था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए 90% सीटों पर विजय प्राप्त कर चुकी थी। ऐसे समय में जब अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचन प्रणाली स्थापित कर दी थी, वे भारतीय एकता के प्रति अपनी वास्तविक प्रतिबद्धता के बावजूद उसके परिणामों को पलट नहीं सकते थे, क्योंकि पृथक निर्वाचन उन्होंने कब दिया था? 1909 में दे चुके थे। ठीक है, आगे कैबिनेट मिशन योजना क्या थी? योजना में संविधान के लिए सिफारिश की गई थी कि भारत का एक संघ होना चाहिए, जिसमें ब्रिटिश भारत और राज्य दोनों शामिल हो, जो निम्नलिखित विषय से निपटे। कौन कौन से मामलों से? विदेश मामले, रक्षा, संचार, उपरोक्त विषयों के लिए आवश्यक वित्त जुटाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ होनी चाहिए। तो उसने भारत के लिए एक संघ की बात की थी। अब संघ में कार्यपालिका और एक विधानमंडल भी होना चाहिए, ये भी उन्होंने बोला था। आगे, जिसमें ब्रिटिश भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि का भी शामिल होना चाहिए। विधानमंडल में कोई भी ऐसा प्रश्न जो किसी बड़े सांप्रदायिक मुद्दे को उठाता हो, उसके निर्णय के लिए दो प्रमुख समुदायों की उपस्थिति और मतदान करने वाले प्रतिनिधि के बहुमत के साथ उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत की भी आवश्यकता होगी। संघ के विषयों के अलावा सभी विषय जो होगी, अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त होगी? प्रांतों को होगी। ये कैबिनेट मिशन ने कहा था। राज्य के पास संघ को सौंपे गए विषय और शक्तियों के अलावा अन्य सभी विषय और शक्तियाँ भी बनी रहेगी। प्रांतों को कार्यपालिका और विधानमंडलों के साथ समूह बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रत्येक समूह साझा करने के लिए प्रांतीय विषय का निर्धारण अपना प्रांत कर सकता है। संघ और समूह के संविधानों में यह प्रावधान होना चाहिए जिसके तहत कोई भी प्रांत अपनी विधानसभा के बहुमत से 10 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के बाद उसके बाद 10 वर्षीय अंतराल पर संविधान की शर्तों पर पुनर्विचार की मांग को कर सकता है। पूर्ण पाकिस्तान की मांगों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, मौजूदा प्रांतीय विधानसभाओं को 3 भागों में समूहित किया था। खंड अ में हिंदू बहुल प्रांत, खंड बी और सी में मुस्लिम बहुल प्रांत थे। रियासतें अब ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं रहेगी, वे उत्तराधिकारी सरकार या ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता करने के लिए स्वतंत्र होगी। अब इस पर क्या प्रतिक्रिया आई? इस पर प्रतिक्रिया क्या कही? इस योजना को प्रारंभ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इसको स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जल्द ही योजना के समूहीकरण वाले भाग को अस्वीकार कर दिया कि जो प्रांत समूह बना सकते हैं अलग अलग, तो इससे तो राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर होना था, तो कांग्रेस ने उसको अस्वीकार किया, विशेष रूप से क्योंकि वह धर्म के आधार पर प्रांतों के समूहीकरण के बारे में चिंतित थी और इसका विरोध कर रही थी। मुस्लिम लीग योजना के किसी भी भाग में परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कोई भी आम सहमति नहीं हो पाई। कैबिनेट मिशन के द्वारा सुलह किए जाने के आगे के प्रयास विफल रहे। फिर भी संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हुई और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री अंतरिम सरकार का गठन किया। मुस्लिम लीग ने दोनों में से किसी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और उसने डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत की, जिससे पूरे देश में बड़े पैमाने पर हिंसा भी भड़क गई। इसका महत्व क्या है कैबिनेट मिशन का? इस योजना, जिसे राज्य पत्र भी कहा जाता है, का संविधान सभा के प्रारंभिक चरण के दौरान विचार विमर्श पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, विशेष रूप से नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव और संघवाद के आसपास की बहसों पर। सभा ने माना कि यह योजना का ही परिणाम था
वह अपनी कानूनी वैधता बनाए रखने और मुस्लिम लीग के लिए अपनी कार्रवाई में शामिल होने का रास्ता खुला रखने के लिए जहां तक संभव हो योजना के प्रस्तावों का पालन करना चाहती थी। साथ ही सभा ने यह भी कहा कि इसकी वैधता भारत के लोगों से प्राप्त हुई है, न कि योजना से। ठीक है, तो उसने संप्रभुता किसको दी? भारतीय लोगों को दी। किसको? जो हमारी संविधान सभा बनने वाली थी उसको। इसके अलावा कैबिनेट मिशन योजना इन विद्वानों के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें संविधानवाद, कानून, राजनीति, इतिहास के विभिन्न पहलू, विशेषकर संघवाद और विभाजन जैसे मामले भी शामिल हैं। कुछ विद्वान इस बात पर बल देते हैं कि कैबिनेट मिशन की स्थापना के पीछे ब्रिटिश स्वार्थ और हिंद महासागर के क्षेत्र के ब्रिटिश रक्षा हित हैं। अन्य विद्वानों ने कैबिनेट मिशन और उसकी योजना का मूल्यांकन करना शुरू किया। ग्रेनविल ऑस्टिन का तर्क है कि कैबिनेट मिशन कभी भी भारत की कांग्रेस सरकार और मुस्लिम लीग के बीच मध्यस्थता का प्रयास नहीं करना चाहिए था। ये विफलता के लिए ऐसे ही नियत रहना चाहिए था। कुल मिलाकर कैबिनेट मिशन का विद्वान आम जनता के लिए न केवल भारतीय संविधान की उत्पत्ति बल्कि भारतीय गणतंत्र और का प्रासंगिक बने रहे। अब इसका क्वेश्चन जो हमने देखा था उसको एक बार वापस से देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था। ऐसे पहला स्टेटमेंट लिखा था कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने से मना कर दिया। तो यहाँ पे बिल्कुल उसने मना कर दिया था क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी। और दूसरा स्टेटमेंट है कि मुस्लिम लीग 1946 में गठित अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी। बिल्कुल, इनने पहले जरूर मना कर दिया था, लेकिन ये बाद में जाके अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। कुछ बैठकों में इन्होंने भाग भी लिया, लेकिन बाद में इन्होंने इसको बाइकआउट कर दिया और फिर डायरेक्ट एक्शन डे जो हमने अभी देखा वो बनाने के लिए ये इकट्ठे हुए थे। तो ये दोनों ही कथन सही है, लेकिन जो दूसरा कथन है वो पहले कथन की यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल में पशुओं के पालतूकरण के साक्ष्य प्रदान करता है? ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि ओदोई, बोरी, बागोर और लखनिया। यदि आपने हल्का सा भी मध्य पाषाण काल अच्छे से पढ़ा हो, यदि आप जानते हो कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन, ठीक है, मछली पकड़ना, पक्षियों का शिकार करना, ये सभी चीज़ें मनुष्य सीख गया था, तथा जो अपने औजार थे उनका साइज भी छोटा हो गया था, सूक्ष्म औजार हो गए थे। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कर लेंगे। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया है कि द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कम्स फ्रॉम आदमगढ़। तो आदमगढ़ कहाँ पे? आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में, एमपी। और दूसरा है बागोर इन राजस्थान। तो बागोर के बारे में बोला गया है कि पहले जो पशुपालन के साक्ष्य थे वो कहाँ से मिलते हैं? आदमगढ़ से मिलते हैं और बागोर से मिलते हैं। अब आदमगढ़ तो यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखा है बागोर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब कई बार पेपर में एक तरफ प्लेस का नाम लिखा रहता है, ठीक है, और एक तरफ लिखा रहता है कि वो कौन से स्टेट में है। तो यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है कि बागोर जो है वो तो अभी पता चल गया हमको कि वो राजस्थान में है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जैसे ओदोई है, तो ओदोई जो है वो तमिलनाडु में है। जो बोरी है वो कहाँ पर है? बोरी महाराष्ट्र में है। और जो लखनिया है वो कहाँ पर है? वो उत्तर प्रदेश में है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं मैच द कॉलम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? पहला है अदीना मस्जिद मांडू, नंबर 2 है लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर, तीसरा है दाखिल दरवाज़ा गोर, और चौथा है 3 दरवाज़ा अहमदाबाद। तो सबसे पहला ऑप्शन है अदीना मस्जिद। ये आपके अदीना मस्जिद का चित्र है, ठीक है, पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थित है। तो यहीं से आपको सीधा यहाँ पे आपका ऑप्शन निकल जाएगा पहला कि ये तो पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थित है। यहाँ पे बोला गया मांडू, मांडू जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन पहला गलत। तो यही आपसे पूछा था कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, अब इसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थित है। 1370 में सिकंदर शाह ने इसे बनवाया था। तो यदि आपसे कल को ये पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि अदीना मस्जिद का निर्माण 1370 में सिकंदर शाह के द्वारा करवाया गया था। सिकंदर शाह जो है वो इलियास शाही वंश से संबंधित है। ठीक है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में बनने वाली इस सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसे दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक पर सिकंदर शाह की जीत के बाद बनवाया गया था। तो दिल्ली के शासक जो था फिरोज शाह तुगलक, उस पर सिकंदर शाह जो था पश्चिम बंगाल का, उसने जीत हासिल की थी। उसके बाद जो उसने अदीना मस्जिद का निर्माण कराया था।
किस मस्जिद में दमिश्क की मस्जिद की योजना पर आधारित है? दूसरी है लाल दरवाज़ा मस्जिद जो जौनपुर में है। ये लाल दरवाज़ा मस्जिद का चित्र है। इसे बीबी रजनी ने बनवाया था जो सुल्तान महमूद शर्की की रानी है। ठीक है, तो महमूद शर्की की रानी बीबी का नाम है बीबी रजनी, इनके द्वारा करवाया गया था। 1747 में बनाया गया था इस मस्जिद को। मौलाना सैयद अली दाऊद कुतुबुद्दीन को समर्पित था जो जौनपुर में एक मुस्लिम संत थे। मस्जिद की वास्तुकला अटाला मस्जिद से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाल दरवाज़ा मस्जिद कहाँ पर है। लाल दरवाज़ा मस्जिद जो है वो जौनपुर में है। इसे बीबी रजनी के द्वारा बनवाया गया था। वो कौन थी? तो वो मौलाना सैयद अली कुतुबुद्दीन ऐबक को समर्पित है। लेकिन ये जो बीबी रजनी थी वो सुल्तान महमूद शर्की की रानी थी। तीसरे नंबर पर है दाखिल दरवाज़ा। ठीक है, ये गौर में है। ठीक है, इसे संभवतः 1311 में अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा बनवाया गया था। इसकी स्थापत्य शैली इंडो इस्लामिक टेराकोट का निर्माण से ये सोना मस्जिद, इसके द्वारा 12 सोना मस्जिद भी बनवाई गई थी। किनके द्वारा? ये अपने अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा। फिर है तीन दरवाज़ा जो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में इसे सुल्तान अहमद शाह के द्वारा बनवाया गया था। अहमदाबाद के संस्थापक भी यही हैं। इस शहर के सबसे लंबे पुराने गेटवे के रूप में है। 1415 ईस्वी में बनाया गया था। इस्लामी वास्तुकला का एक प्रतीक है। तो तीन दरवाज़ा मस्जिद है अहमदाबाद में, अहमद शाह के द्वारा बनवाया गया था। दाखिल दरवाज़ा मस्जिद जो है वो गौर में है। इसे अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा बनवाया गया था। तीसरा है लाल दरवाज़ा मस्जिद जो जौनपुर में है, इसको बीबी रजनी के द्वारा बनवाया गया था। और चौथी है अदीरा मस्जिद जो पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थित है, इसको सिकंदर शाह के द्वारा बनवाया गया था। फिर आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है। एक तरफ है ध्रुवदास भगवत नामावली, नाभादास भक्तमाला, रसखान रशिक प्रिया और उस्मान की चित्रा। ठीक है, तो रसखान सैयद इब्राहिम खान का उपनाम है। रसखान किसका नाम है? सैयद इब्राहिम खान का। यह पश्तून मूल के कवि थे जो भगवान कृष्ण को भक्त के रूप में अपना मानते थे। ठीक है, तो भगवान कृष्ण के भक्त थे। अपने प्रारंभिक वर्षों में भगवान कृष्ण के अनुयायी बन गए और गोस्वामी विट्ठल नाथ से इन्होंने भक्ति मार्ग का पाठ भी सीखा। जो गोस्वामी विट्ठल नाथ थे वे कई लोगों के गुरु भी थे। रसिक प्रिया आचार्य केशव दास की रचना है। लेकिन जो रसिक प्रिया है वो किसकी रचना है? रसिक प्रिया जो रचना है वो है आचार्य केशव दास की। ठीक है, कविता में रास विवचन प्रमुख स्थान है। इस दृष्टि से केशव ने इस पुस्तक में रास का विस्तृत वर्णन किया है। इसमें कुल 14 ठीक है पद्य के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे एक सही सुमेलित कौन सा नहीं है? रसखान। रसिक प्रिया नहीं है। रसिक प्रिया जो है वो किसकी है? केशव दास की है, ये सही है। ध्रुवदास जो है वो भगवत नामावली का है, नामावली है। नाभादास के द्वारा भक्तमाला लिखी गई है और उस्मान के द्वारा चित्रा लिखी। क्योंकि इसमें रिपीटेशन होता है तो आप एक बार वापस इनका नाम देख लीजिए। ध्रुवदास के द्वारा भक्तमाला नामावली, नागभट्टी के द्वारा भक्तमाला और उस्मान के द्वारा चित्रा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है उन निम्नलिखित काल घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें। पहला है हंटर आयोग, दूसरा है सेटलर आयोग, तीसरा है वुड डिस्पैच और चौथा है सार्जेंट प्लान। देखा जाए तो ये सभी जो है वो ब्रिटिश भारत में शिक्षा से संबंधित जो प्रयास किए गए थे उन पर अलग अलग आयोग बनाए गए थे। एक बार डिटेल में इन्हें देखते हैं। तो औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ? सबसे पहले अंग्रेजों से पूर्व शिक्षा की यदि बात की जाए तो 1830 के दशक में तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम्स बेंटिक ने बिहार बंगाल में स्कूली शिक्षा के अध्ययन हेतु एक ईसाई प्रचारक और शिक्षाविद विलियम एडम को नियुक्त किया था। उन्होंने 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके निष्कर्ष हैं ब्रिटिश अधीनता से पूर्व भारत की शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से गुरु शिष्य परंपरा आधारित थी। आधुनिक विद्यालयों के विपरीत उस समय छोटी छोटी पाठशालाएं होती थी जहां स्थानीय शिक्षक गुरु द्वारा बच्चों को संस्कृत व्याकरण और धातुओं के बारे में पढ़ाया जाता था। ये पाठशालाएं प्रायः मंदिर, दुकान, किसी के घर, वृक्ष के नीचे चलाई जाती थी। पाठशाला में 10 से 20 विद्यार्थी होते थे। फसलों की कटाई के मौसम में पाठशालाएं बंद रहती थी ताकि बच्चे अपने घरों में काम में मदद कर सकें। शिक्षक गुरु की फीस निर्धारित नहीं थी। गरीब बच्चों से कम, अमीर बच्चों से अधिक फीस वगैरह ले लेते थे और इस प्रकार काम चलता था। ये कौन ने दी रिपोर्ट? ये दी विलियम एडम के द्वारा। किन्हें नियुक्त किया था? विलियम बेंटिक ने नियुक्त किया था। आगे प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद देखने को मिलता है।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु प्रारंभ में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई, लेकिन भारत में बढ़ते साम्राज्यवाद तथा राजनीतिक शक्ति के कारण उसे एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता हुई जो प्रशासन और व्यापार में उसकी सहायता कर सके। इसके लिए 1813 में ब्रिटेन की संसद द्वारा एक चार्टर अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत में 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान था, लेकिन ये कोई किया गया ऐसा कोई खर्च नहीं किया गया। 1813 के द्वारा निर्दिष्ट शिक्षा हेतु अनुदान के विषय पर कंपनी के प्रशासन में मतभेद उत्पन्न हो गया। भारत में शिक्षा का प्रारूप क्या होना चाहिए और माध्यम क्या होना चाहिए, इसको लेकर दोनों में विवाद हो गया। एक पक्ष प्राच्यवादियों का था या ओरिएंटलिस्ट का था, जो ये मानते थे कि भारत में प्राचीन शिक्षा व ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए, शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा के रूप में होना चाहिए। जबकि दूसरा पक्ष पाश्चात्यवादी या एंग्लिस्टिक था, जो ये मानता था कि शिक्षा का माध्यम जो होना चाहिए वो इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है। प्राच्यवादियों में कौन कौन थे? तो प्राच्यवादियों में विलियम जोन्स, जिनके बारे में हम कई बार जान चुके हैं। विलियम जोन्स के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। चार्ल्स विलिंग्स वही है जिन्होंने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। एच विल्सन शामिल थे, जो प्राच्यवादी थे। लेकिन पाश्चात्यवादियों में मैकाले, जिसको आप जानते हैं, जेम्स मिल, चार्ल्स ग्रांट और विलियम विल्बरफोर्स शामिल थे। जेम्स मिल उपयोगितावादी विचारक था। उसका मानना था कि अंग्रेजों को भारतीय जनता को खुश करने या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बल्कि शिक्षा के माध्यम में उन्हें उपयोगी और व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए, और तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा की बात की थी। टीवी मैकाले पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था, और पाश्चात्य शिक्षा के विरोध में उसका कथन है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक शेल्फ ही भारत और अरब के समूचे साहित्य को बराबर है। मतलब यदि एक पुस्तकालय है ये, तो ये इतना तो होना ही भारतीय और अरबी शिल्पों के लिए है, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है जो अंग्रेजी पुस्तकालय है उसका, यानी अंग्रेजी शिक्षा की महत्व की बातचीत कर रहा है। हालांकि इस विवाद के बावजूद पाश्चात्यवादी शिक्षा के समर्थकों की बात भारत परिषद ने स्वीकार की और अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया गया। इसके बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा के माध्यम के रूप में औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। अब ये हमेशा चर्चा में रहता है कि मैकाले मिनट क्या है, ये हमेशा हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो मैकाले मिनट 1834 में भारत आया, उसे गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद विधि सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया था। तो वो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाला पहला विधि सदस्य था। उसकी नियुक्ति सार्वजनिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर हुई थी, जिसका कार्य पाश्चात्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद की मध्यस्थता को करना था। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने एक प्रसिद्ध स्मरण या मिनट गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार किया और अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम को पारित किया गया। मैकाले के स्मरण पत्र के मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं? तो उसके स्मरण पत्र में मुख्य प्रावधान जो थे वो क्या क्या थे? पहला, इसके तहत पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते हुए प्रावधान किया गया कि सरकार के सीमित संसाधनों के प्रयोग पश्चिमी विज्ञान और साहित्य के अंग्रेजी अध्यापन हेतु किए जाने चाहिए। सरकार स्कूल और कॉलेज स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करे। उसके विकास के लिए कई प्राथमिक विद्यालय और स्थान के रूप में कॉलेज खुले गए। मैकाले ने इसके तहत एक डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी भी दी। अधिकतर क्वेश्चन ये पेपर में आता है कि डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी क्या है। तो इसके तहत भारत के उच्च और मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था। मतलब मान के चलो ये पूरा भारत है, तो इसमें से ये जो ऊपर मध्यम वर्ग है इनको शिक्षित करना था, और इनका मानना था कि इनके माध्यम से फिल्टर होकर जो पूरा भारत है उसको शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। आगे जेम्स थॉमसन के क्या प्रयास थे? ब्रिटिश भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन ने स्थानीय भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास हेतु एक व्यापक योजना को लागू किया। इसके तहत मुख्य रूप से प्रायोगिक विषय जैसे क्षेत्र मिति, कृषि विज्ञान और आदि को पढ़ाया जाता था। जेम्स थॉमसन के प्रयासों का प्रमुख उद्देश्य नए स्थापित हेतु राजस्व लोक निर्माण हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करना था, ताकि वो स्थानीय भाषा लेखों को समझ सके। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जेम्स थॉमसन कौन था? तो पश्चिमोत्तर भारत का गवर्नर था, और उसने स्थानीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए। आगे एक महत्वपूर्ण है, 1854 में आया वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था। भारत में शिक्षा व्यवस्था के सुधार हेतु उसकी विस्तृत योजना तैयार की और गवर्नर जनरल डलहौजी के द्वारा इसको लागू भी किया गया।
इसके तहत प्रावधान किया गया कि जन सामान्य तक शिक्षा के प्रसार की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। ठीक है, किसकी होगी? भारत सरकार की पहली बार जिम्मेदारी की। इसके माध्यम से अधोगामी सिद्धांत का विरोध किया गया। ठीक है, इसने देश में विद्यमान शिक्षा पद्धति को सुव्यवस्थित करने हुए प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा को बताया कि प्राथमिक माध्यम जो शिक्षा का क्षेत्रीय होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा हेतु एंग्लो वर्नाकुलर भाषा का और उच्च शिक्षा हेतु अंग्रेजी के प्रयोग की बात की। इसने पहली बार महिला शिक्षा हेतु प्रयास किया। इसके द्वारा व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु भी प्रावधान की बात की गई कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि सरकारी संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, ना ही उसमें ईसाई मिशनरियों को शिक्षा देनी चाहिए। आगे जाके इसने निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन देना शुरू किया और उन्होंने ग्रांट की बातचीत भी की कि उनको भी ग्रांट मिलना चाहिए। इसके तहत भारत के सभी राज्यों में शिक्षा विभाग की स्थापना भी करने का निर्देश दिया गया। ठीक है, अधिनियम के परिणामस्वरूप देश के तीनों प्रेसिडेंसी बंगाल, मद्रास, बॉम्बे में प्रत्येक विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात की गई। तो आपसे इसके पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि क्योंकि इसके पॉइंट सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि बोर्ड डिस्प्लेस जो है वो लॉर्ड डनहौजी जी के समय आया। अगला है हंटर आयोग। हंटर आयोग 1882-83 में आया। ठीक है, हालांकि बोर्ड डिस्प्लेस ने देश की उच्च शिक्षा के लिए प्रयास किए, लेकिन प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विकास पर कोई विशेष ध्यान देने की बातचीत नहीं की गई। प्रत्येक राज्य में शिक्षा विभाग की स्थापना से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी भी राज्यों पर आ। ठीक है, प्रत्येक राज्य में शिक्षा विभाग की स्थापना से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी भी राज्यों पर आ गई थी। इसके लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, मतलब आपने दायित्व दे दिया लेकिन संसाधन तो प्रदान ही नहीं किए। 1882 में सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसका कार्य बोर्ड डिस्प्लेस के बाद देश में शिक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना था। हंटर के प्रमुख सुझाव और प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा से संबंधित थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हंटर आयोग से संबंधित था तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। इसके तहत इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य प्राथमिक शिक्षा के विस्तार विकास हेतु विशेष कार्य करें और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय होना चाहिए, जो बोर्ड डिस्प्लेस ने भी यही बात की थी। इसके द्वारा यह अनुशंसा की गई कि प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण नए स्थापित जिला और नगर पालिका के बोर्ड को दिया जाना चाहिए, न कि राज्यों को होना चाहिए। ठीक है, जिलों की बातचीत करते हैं। इन्हें अनुशंसा की कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 2 शाखाएं होनी चाहिए। पहली है साहित्यिक शाखा और दूसरी व्यावसायिक शाखा। साहित्यिक शाखा के अंतर्गत विद्यार्थी विश्वविद्यालय शिक्षा की तरफ जाए और व्यावसायिक शिक्षा के तहत वो रोजगार की तरफ जाए। इसके माध्यम से तत्कालीन समय में महिला शिक्षा में विद्यमान अवसंरचनात्मक कमियों को उजागर किया गया और उसकी भरपाई हेतु प्रयास करने की बातचीत भी की गई। हंटर आयोग की सिफारिश के लागू होने के बाद अगले 2 दशक तक देश में शिक्षा का उल्लेखनीय विकास हुआ और पंजाब विश्वविद्यालय 1882, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 की स्थापना भी देखने को मिलती है। आगे जाके भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904। 20वीं शताब्दी के उदय के साथ देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल व्याप्त हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन चालू हो गए थे। प्रशासन का मानना था निजी प्रबंध की वजह से शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है, अतः उच्च शैक्षणिक संस्थान राजनीतिक क्रांतिकारियों के उत्पादक बनते जा रहे हैं। मेन फोकस था क्रांतिकारी गतिविधि को रोकना। इसके विपरीत राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञों का मानना था कि सरकार देश में निरक्षरता को कम करने और शिक्षा के विकास हेतु कोई प्रयास भी नहीं कर रही है। ठीक है, ये राष्ट्रवादियों का मानना था। वर्ष 1902 में सरकार ने रेले आयोग का गठन किया, जिसका मुख्य कार्य भारत के विश्वविद्यालयों की दशा का अध्ययन करना था। तो ध्यान रखना है, जो बोर्ड डिस्प्लेस था वो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर संबंधित था। हंटर कमीशन का मुख्य फोकस प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर था, जबकि जो आपका 8वीं विश्वविद्यालय आयोग है, रेले आयोग इसको बोल सकते हैं, इसका एक नाम आप याद कर लीजिए, रेले आयोग। ये किसके समय बना था? लॉर्ड कर्जन के समय की बात है। ठीक है, तो इसके द्वारा विश्वविद्यालयों की दशा और उसके अध्ययन के पर फोकस किया गया। रेले आयोग के अनुशंसा के आधार पर सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया और अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या है? पहला है कि विश्वविद्यालय में शिक्षा और शोध पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय में शोधार्थी की संख्या उनके कार्यकाल को कम किया जाना चाहिए, मतलब जो रिसर्चर है उनकी संख्या को कम कर दिया जाना चाहिए। शोधार्थियों को भारत सरकार द्वारा नामित किया जाना चाहिए। ठीक है, सरकार मतलब आपकी योग्यता नहीं बल्कि सरकार नामित करेगी वहाँ पर। ठीक है, सरकार को विश्वविद्यालय के सीनेट के विनियमों की वीटो करने का अधिकार होना चाहिए। तो सरकार को विश्वविद्यालय के सीनेट पर वीटो करेगी। सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को बदल सकती थी और स्वयं निर्मित नए नियम लागू भी कर सकती थी। विश्वविद्यालय से निजी कॉलेजों को संबंधित करने की प्रक्रिया को कठिन किया गया। उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय के विकास हेतु प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये के हिसाब से 5 वर्षों तक अनुदान का प्रावधान
किया गया। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। उसने गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने के प्रयास में विश्वविद्यालय पर कड़ा नियंत्रण स्थापित किया। आगे सेटलर आयोग की स्थापना 1917-19 के बीच में हुई। सेटलर आयोग का गठन कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्या के अध्ययन तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसका फोकस जो था वो था कोलकाता विश्वविद्यालय स्थापना में। ठीक है, इसमें मुख्य सुझाव क्या सुझाव? स्कूली पाठ्यक्रम 12 वर्षों का होना चाहिए। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा किसने दिया था ये फॉर्मूला? सेटलर आयोग ने। विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट स्तर के बाद विद्यार्थी प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में डिग्री 3 वर्ष की होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य हैं। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा हेतु विद्यार्थी को तैयार करना। स्कूल में इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा देने से विश्वविद्यालय को राहत देना। उन विद्यार्थियों को कॉलेज की शिक्षा प्रदान करना जो विश्वविद्यालय में नहीं जाना चाहते हैं। विश्वविद्यालय के विनियमों के निर्माण में लचीलापन बनाए रखना। विश्वविद्यालय को एक केंद्रीकृत आवासीय शिक्षण प्रदान करने के लिए स्वायत्त निकाय के तौर पर बनाया जाए, न कि कॉलेजों से संबद्ध किया जाए। मतलब इन्होंने बोला कि आपका जो कॉलेज है वो स्वायत्त बनाओ, न कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ संबद्ध करो। महिला शिक्षा, प्रायोगिक विज्ञान, तकनीकी शिक्षा को भी इन्होंने बढ़ावा देने की बात की। 1916 से 1921 के दौरान भारत में 7 नए विश्वविद्यालय बने। मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और ओस्मानिया विश्वविद्यालय देखने को मिलता है। ये किसके समय की बात है? ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय की बात है। ठीक है, अगली आपकी आएगी हार्टोग कमेटी और ये समय है लॉर्ड इरविन का। समिति का गठन विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों एवं शिक्षा के मानकों का पालन न करने के कारण किया गया, जिसका कार्य शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट तैयार करना था। उनकी अनुशंसाएँ क्या थी? उनकी अनुशंसाएँ थी प्राथमिक शिक्षा का विशेष ध्यान दिया जाए, लेकिन इसके लिए जल्दबाजी या अनिवार्यता नहीं की जाए कि आपको प्राइमरी एजुकेशन अनिवार्य होना चाहिए, ये चीज़ों में मना कर दी। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि केवल पात्र विद्यार्थी ही हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में जाए, जबकि औसत विद्यार्थी जो है वो व्यावसायिक शिक्षा की ओर जाए। विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर उठाने के लिए आवश्यक है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश को नियंत्रित किया जाना चाहिए। आगे जाके सार्जेंट योजना देखने को मिलेगी। सार्जेंट योजना का निर्माण 1944 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने किया। यह मुख्य सुझाव क्या थे? 3 से 6 वर्ष की आयु के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे आपके आज के आंगनबाड़ी वगैरह, KG1 ये चीज़ें जो होती है वो, ताकि बच्चा स्कूल में बैठना सीखे। 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के लिए निःशुल्क सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा की बात सबसे पहले कहते हैं कि सार्जेंट योजना के माध्यम से की गई, जो 1944 में लॉर्ड वेवेल के समय आई थी। 11 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को चयनित बच्चों के लिए हाई स्कूल में चयनित बच्चों के लिए है सबसे पहला, और हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक के बाद 3 वर्ष का विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम की बात यहाँ पे की गई थी। हाई स्कूल स्तर की शिक्षा 2 प्रकार की होती है, शैक्षणिक और तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, इंटरमीडिएट का इन्होंने उन्मूलन करने की बात की। 20 वर्षों में वयस्क निरक्षरता को समाप्त करना इन्होंने अपना लक्ष्य भी बनाया। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांगों के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए इन्होंने बातचीत की। सार्जेंट योजना का मुख्य उद्देश्य आगामी 40 वर्षों के अंदर ब्रिटेन में प्रतिष्ठित शिक्षा स्तर पर भारत को लागू करना था। हालांकि यह एक विस्तृत योजना थी, लेकिन उनके क्रियान्वयन के लिए कोई योजना नहीं थी, क्योंकि इनको पता था कि अभी भारत आज़ाद होने वाला है और हमको जाना पड़ेगा, तो ये लंबी चौड़ी योजनाएं अपनी बना रहे थे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले पढ़ा यहाँ पे वोट डिस्पैच, नंबर दूसरा आपने पढ़ा हंटर कमीशन, नंबर 3 पे पढ़ा आपने रेले कमीशन, नंबर 4 पे आपने पढ़ा था सेडलर आयोग। ठीक है, नंबर 4 पे आपने पढ़ा सेडलर आयोग, नंबर 5 पे आपने पढ़ा हार्टोग कमेटी, और नंबर 6 पे आपने भी पढ़ा सर्जेंट योजना। तो आप इसका क्रम याद रखिएगा, इसके समय कौन कौन लॉर्ड का कार्य करते थे वो भी आप ध्यान रखिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इसका जवाब होगा विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की गई थी। यहाँ पे कुछ और संगठन जो हमेशा चर्चा में रहते हैं उनके नाम भी यहाँ पर उल्लेखित किए हैं। जैसे मित्र मेला जो संगठन है वो 1899 में बना था। इसको VD सावरकर और गणेश सावरकर दोनों भाइयों के द्वारा बनाया गया था। तो यदि कोई पूछता है आपसे
कि मित्र मेला की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1899 में। किसने की थी? वी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर के माध्यम से की गई थी। ठीक है। दूसरा है अनुशीलन समिति, जो बनी थी 1902 में। अनुशीलन समिति की स्थापना वीरेंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुनील दास और सतीश चंद्र बोस के माध्यम से की गई थी। तो 5 लोगों ने मिलकर अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में की थी। तीसरा है अभिनव भारत समाज। अभिनव भारत समाज की स्थापना, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है सोसाइटी, इसकी स्थापना वीर सावरकर के द्वारा की गई थी। अगला है युगांतर संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1906 में, जो की थी वी.के. घोष यानी वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पर यदि हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें तो आपसे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो सीधा है कि आपसे पूछ लीजिए मित्र मेला किसने बनाया था, तो आप बोलेंगे वी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर। अनुशीलन समिति किसने बनाई थी, तो वीरेंद्र कुमार घोष, जतेंद्र बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुनील दास और सतीश चंद्र बोस। फिर मुझे युगांतर किसने बनाया, तो आप बोलेंगे भूपेंद्र दत्त के माध्यम से। एक है कि आपसे सामने इनका नाम दे दें, जैसे मित्र मेला का नाम दे दिया आपसे, और ये कब बना था, तो 1899 में। दूसरा आपको दे दिया अनुशीलन समिति का, और पूछेंगे कब, तो 1902 में। आगे आपसे बोला अभिनव भारत समाज, तो 1904, और बोला आपसे कि युगांतर, तो 1906। एक होता है कि आपको इस प्रकार से सन दे दें, और एक तरीका ये है कि वो आपसे पूछे कि निम्न में से सबसे पहले कौन सा बना, तो सबसे पहले बनेगा आपका मित्र मेला। तो आप हर प्रकार के क्वेश्चन के एग्जाम के लिए तैयार रहिए, यही हमारा यहाँ पर उद्देश्य भी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से युगों में मेल नहीं खाता है। तो सबसे पहला है संताल 1855, हुल 1831, काशी 1829 और अहोम 1815। तो यहाँ पर हमने भारत में प्रमुख जनजातीय विद्रोह जो हुए थे उसका एक डायग्राम यहाँ पर लगाया गया है, ताकि प्रश्न में और जो आंदोलन छूट गए हैं उनको भी हम यहाँ पर कवर कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जनजातीय विद्रोह का नाम दिया गया है, फिर उसका क्षेत्र क्या होगा, उस वक्त वर्ष क्या होगा, और उसके प्रमुख नेता कौन होंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। यदि देखा जाए तो इसमें सब में सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था कहाँ पर, राजमहल की पहाड़ियों पर। राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो ये झारखंड, बिहार, ये पश्चिम बंगाल वाला इलाका है, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। तो इन्हीं पर सबसे पहला पहाड़िया विद्रोह हुआ था। यह हुआ था 1778 में, और इसका जो नेतृत्व करता थे वो थे राजा जगन्नाथ। ठीक है। तो आपसे किसी क्रम में भी बन सकता है, आपसे सामने मेल खाते हुए वर्ष के रूप में, किसी क्षेत्र के रूप में कि कौन से क्षेत्र में हुआ था, या उसके नेतृत्वकर्ता की सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है कि नेतृत्वकर्ता के नाम पे पूछेगा वो। तो पहाड़ी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन है, राजा जगन्नाथ। कब हुआ था, 1778 में। कहाँ हुआ था, राजमहल की पहाड़ियों पर। इसी क्रम में आगे देखें तो दूसरा है जंगल महल विद्रोह। तो आपसे यही क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह को जंगल महल विद्रोह कहा जाता है। और 3 ऑप्शन दे देगा आपको, पहाड़िया, उरांव मुंडा, हो और मुंडा, और अगला है चुआर। तो आपको ध्यान रखना है कि चुआर विद्रोह को जंगल महल विद्रोह भी कहा जाता है। ये कब हुआ था, 1798 में हुआ था। और क्यों किया गया था, तो छोटा नागपुर और बंगाल के मैदान के बीच के जो क्षेत्र जंगल है वहाँ पर आदिवासी के द्वारा अपनी मांग की गई थी जंगल से रिलेटेड, जहाँ पर वो अपने जीवन के लिए उस पक्ष को महत्वपूर्ण मानते थे। यह आंदोलन हुआ था 1798 में, और इसमें नेतृत्वकर्ता थे वो थे दुर्जन सिंह, माधव सिंह, राजा मोहन सिंह और लक्ष्मण सिंह। कौन कौन थे, दुर्जन सिंह, माधव सिंह, राजा मोहन सिंह व लक्ष्मण सिंह। अगला आपसे पूछ सकता है तमाड़ विद्रोह या उराव या मुंडा विद्रोह। ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था, 1798 में हुआ था, और 1914-15 में भी वापस से देखने को मिला था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो इसके नेतृत्वकर्ता है भोलानाथ सहाय, और जो 1798 में नेतृत्व करता थे। 1914 और 15 में जब हुआ था तो उसमें थे जात्रा भगत और बलराम भगत। तो जात्रा और बलराम भगत के द्वारा 1914-15 में इसका नेतृत्व किया गया था, और वहीं भोलानाथ सहाय के द्वारा किया गया था कब, 1798 में इसका नेतृत्व किया गया था। तो इसका क्षेत्र क्या है, तमाड़ क्षेत्र है, और आंदोलन का नाम है उरांव मुंडा आंदोलन। ठीक है। अगला आंदोलन है आपका हो या मुंडा आंदोलन। ये सिवनी के क्षेत्र में, छोटा नागपुर क्षेत्र में लड़ा गया था। इसके नेतृत्वकर्ता में 1890 में थे बिरसा मुंडा। तो उससे पहले बरहाट के राजा हो इन्होंने नेतृत्व किया था।
अगला विद्रोह है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह था असम में, यह 1928 से 30 के बीच लड़ा गया था और इसके नेतृत्व करता थे गोमधर कोचर। ठीक है, तो अहोम विद्रोह किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? गोमधर कोचर के नेतृत्व में लड़ा गया था असम में। ठीक है, अगला विद्रोह है खासी विद्रोह। ये जयंतिया और वाड़ू पहाड़ियाँ, क्योंकि खासी जो जनजाति वो कहाँ की है? मेघालय की है, तो ये विद्रोह भी वहीं पर देखने को मिलता है। 1830 में हुआ था। किसने लड़ा था? तो तीरथ सिंह के द्वारा ये लड़ा गया था। अगला विद्रोह है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह भी छोटा नागपुर और रांची सेभूमि वाले क्षेत्र में 1831 में लड़ा गया था। इसके नेतृत्वकर्ता के नाम है बुद्धो भगत। तो कोल नेतृत्वकर्ता कौन है? आंदोलन का कोल आंदोलन का बुद्धो भगत है। अगला विद्रोह है संथाल विद्रोह। ये राजमहल की पहाड़ी पर लड़ा गया था 1833, 1855, 56 में। इसका नेतृत्व करता है सिंधु मुर्मू और कानू मुर्मू। तो सिद्धू और कानू इसका नेतृत्व करता है किसके? संथाल विद्रोह में। अगला विद्रोह है कोंड विद्रोह। ये उड़ीसा में लड़ा गया था 1835 से 56 तक लड़ा और इसके नेतृत्व करता कौन है? चक्र विष्णु इसके नेतृत्व करता है, तो वो है कोंड विद्रोह। अगले है कोया विद्रोह। कोया विद्रोह जो है वो आंध्र प्रदेश के गोदावरी ट्रेक में लड़ा गया था। इसके बहुत सारे क्रम में लड़ा गया था अलग अलग समय पे, 1879, 80 में, 86 में, 1906 में, 16 में, 22 में और 24 में। ठीक है, तो कोया आंदोलन का नेतृत्व करता कौन है? कोया आंदोलन का नेतृत्व करता है तोमासोरा, राजा अनंतरयार और अल्लारी सीताराम राजू। अल्लारी सीताराम राजू के समय इस विद्रोह को रंपा विद्रोह भी कहते थे, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगला है भील विद्रोह, जो पश्चिमी घाट या खानाबदेश क्षेत्रों में लड़ा गया था। इस किसके द्वारा लड़ा गया था? भील विद्रोह गोविंद गुरु के द्वारा 1913 में मनगढ़ नरसंहार से संबंधित है। तो आपसे पूछ सकता है कि 1913 का मनगढ़ नरसंहार का संबंध किससे है? तो वो होगा किससे? भील आंदोलन से या भील विद्रोह से है। ठीक है, तो ये और पूछ सकता है कि मनगढ़ नरसंहार किस राज्य से संबंधित है? तो वो है राजस्थान से संबंधित। अगला है आपका गोंड विद्रोह। गोंड विद्रोह हुआ था तेलंगाना के क्षेत्रों में और इसका नेतृत्व करता था कोमरम भीम, जिसके द्वारा 1940 में किया गया था। एक बार वापस से वीडियो को देख लेते हैं इसी में, इस क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन थे। तो पहाड़िया विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1778 में, नेतृत्व करता था राजा जगन्नाथ। चुआर विद्रोह को जंगल महल विद्रोह भी कहते हैं, ये 1798 में हुआ था। इसका नेतृत्व करता था दुर्जन सिंह, माधव सिंह, मोहन सिंह और लक्ष्मण सिंह। उराव या मुंडा विद्रोह जो हुआ था छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था? 1798 के आसपास। और इसके नेतृत्वकर्ता में आ जाएगा भोलानाथ सहाय, जात्रा भगत और बलराम भगत। वो और मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता श्री और रांची भूमि में थे, इसके नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा। आगे अहम विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था असम में, ये किया गया था गोमधर कोवर के नेतृत्व में। ठीक है, अगला था खासी विद्रोह, इसका नेतृत्व करता था तीरथ सिंह। कोल विद्रोह, इसका नेतृत्व करता था बुद्धो भगत। संताल विद्रोह ये किया गया था 1855-56 में सिंधु और कानू के नेतृत्व में। अगला है कोंड विद्रोह, इसके नेतृत्व करता थे चक्र विष्णु 1835 से 56 में। कोया विद्रोह किया गया था तोमासोरा, राजा अनंतय्यार और अल्लारी सीताराम राजू के द्वारा, जो रंपा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। भील विद्रोह ये गोविंद गुरु के द्वारा किया गया था, इससे संबंधित है मनगढ़ नरसंहार 1913 में हुआ था। जैसे जलियाबाग नरसंहार है, जैसे मनगढ़ नरसंहार भी है, उसे राजस्थान का जलियाबाग हत्याकांड भी कहा जाता है। गोंड इसे कोमरम भीम के नेतृत्व में 1940 में लड़ा गया था। अब यदि हमारे क्वेश्चन की बात की जाए तो संताल विद्रोह 1855-56 में देखा जा सकता है। कोल विद्रोह 1871 में देखा जा सकता है। 1829-30 के आसपास देखा जा सकता है। और अहोम जो है वो 1828 में आएगा, तो अहोम गलत हो जाएगा, ये आएगा 1828 से 30 के बीच आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें एक तरफ समुद्रगुप्त के समय कौन कौन से राजा थे और उनका कौन कौन से राज्य थे। तो पहला है धनंजय, उसके समय है अवमुक्ता, लेट राजा, अग्रसेन और विष्णुगुप्त। ऑप्शन दिए गए आपके अवमुक्ता, काची, कुशस्थलपुर और पालका। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त के दक्षिण पश्चिम में निम्नलिखित राजाओं को पकड़ लिया। आपको ध्यान रखना होगा कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके संबंधित में है, तो इसके संबंध में है समुद्रगुप्त के संबंध में।
आपको कमेंट करके बताना है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख के रचनाकार कौन है। अब इसमें कौन कौन से राजा थे, तो कौशल के महेंद्र, महाकंतर के व्याघ्र राजा, कोरल के मंत्रराज, विष्टपुर के महेंद्रगिरी, कोट्टूर के स्वामिदत्त, एरंडापल्ल के दमन, कांची के विष्णुगुप्त, अवमुक्त के नील राजा, बेंगी के हस्तिवर्मन, पलक्क के उग्रसेना, देवराष्ट्र के कुबेर और कुस्तलापुरा के धनंजय। आप एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन की ओर। तो धनंजय के बारे में अभी हमने देखा कि धनंजय का संबंध है कुस्तलपुरा से, ठीक है, तो धनंजय हो जाएगा कुस्तलपुरा। तो यहाँ पे आ जाएगा, ए के सामने आ जाएगा 3। दूसरे नंबर पे है नील राजा का आ जाएगा अवमुक्त, तो बी का आ जाएगा 1। सी ऑप्शन है उग्रसेन का आ जाएगा पालक, तो ये आ जाएगा आपका 4। और डी पे विष्णुगोप का आ जाएगा कांची, ऑप्शन 2। तो 3, 1, 4, 2 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है आलमगीरपुर और ग्लास। आपको ध्यान में होना चाहिए कि कालीबंगा जो है वो कहाँ पर है, तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। लोथल जो है वो गुजरात में है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो यदि आप एक भी पता हो इनमें से, जैसे एक भी पता आपको कालीबंगा भी, तो पहला हट गया, तो बच्चा आपके सामने अभी 2 विकल्प, सी और डी। आपको ये दूसरा भी हट गया तो आपको सीधा आंसर निकलेगा ऑप्शन डी, आलमगीरपुर और ग्लास। अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से हमने क्या किया है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो उनको अलग अलग सूची बना दी है। जैसे आलमगीरपुर, बड़ा गाँव, उल्लास, मंडी, सनोली और सोठी। तो कौन कौन से हैं आप एक बार आपको रिवाइज कीजिए। सोठी, सनोली, मंडी, उल्लास, बड़ा गाँव और आलमगीरपुर। सोठी, मंडी, सनोली, उल्लास और दूसरे नंबर पर है राजस्थान के 2 स्थल हैं, एक है बरोर और एक है कालीबंगा, ठीक है। तीसरा है गुजरात के हैं भगत्रम, बावरकोट और लोथल। आपसे लोथल तो आप जानते हो गुजरात में, लेकिन 2 स्थल कौन कौन से, बावरकोट और भगत्रम। तो आपसे पूछ सकता है कि बावरकोट कहाँ पर है, या आपसे पूछ सकता है कि भगत्रम कहाँ पर है, तब आपके बारे में कन्फ्यूजन आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि बावरकोट और भगत्रम जो है वो कहाँ पे, वो गुजरात में है। अगला स्थल आ जाएगा हरियाणा के बारे में। तो आपने यहाँ पे आ जाएगा बलू, फरमाना और कुनाल। बलू, फरमाना और कुनाल कहाँ पर है, तो ये तीनों है हरियाणा में। अगला गेरीवाला और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब में स्थित है। तो गेरीवाला कहाँ पर है, पंजाब में। तो यदि यहाँ पे लोकेट करने की बात आ जाए तो यहाँ पे आलमगीरपुर आपको दिख जाएगा अलग ही, ये उत्तर प्रदेश में हो गया। फिर ये बनावली, ये बनावली है हरियाणा में, ठीक है। फिर रंगपुर आ जाएगा, एक कालीबंगा राजस्थान में दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर आपका गिलुंद भी राजस्थान में है। अहर, ये गुलिंद और अहर जो है वो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के नाम से भी जाने जाते हैं, या प्राक हड़प्पा स्थल भी थे, ये दोनों ही राजस्थान में हैं। फिर लोथल, सुरकोटदा, आमेर, रंगपुर, सोमनाथ और भक्तरव, ये सभी कहाँ पे है, ये सभी गुजरात में है। देशपुर भी यहाँ पे गुजरात में है, धोलावीरा भी गुजरात में है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको मैप के माध्यम से याद रखना होगा, जिससे आपको सरलता से याद हो सके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं विदेशी व्यापार से संबंधित थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका, एक है श्रेणी, एक है नगरम, एक है नाना देशीस और एक है मणिग्रामम, ठीक है। तो विदेशी व्यापार से संबंधित थी होयसल साम्राज्य के समय द नाना देशीस व्यापारियों का एक समूह था, जिसने खुद को सबसे बड़े व्यापारिक संगठनों के रूप में संगठित भी किया था। उन्होंने मगध, मलाया, कौशल, नेपाल, फारस के जैसे विदेशी देशों के साथ कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से व्यापारिक संबंध को स्थापित किया था, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, नाना देशीस। और जो ऑप्शन लिखे उनमें क्या क्या है, तो अन्य राज्यों में नाना देशी शब्द का अर्थ मिलता है, ठीक है। तो नाना देशी कौन होते हैं, नाना देशी मतलब किसी और राज्य के व्यापारी को नाना देशी कहते थे। एक ऑप्शन आपको मिलता है श्रेणी का। तो श्रेणी क्या होते थे, श्रेणी भारत में व्यापारी के और कारीगरों का एक प्रकार का संघ होता था,
तो भारत में व्यापारी और कारीगरों के संघ को श्रेणी कहते थे। और एक है मणिग्रामम। मणिग्रामम जो होता है एक मध्यकालीन व्यापारिक गृह है, ठीक है, जो संदर्भित करता है कि मुख्य रूप से दक्षिण भारत में सक्रिय था। तो जो श्रेणी है वो एक प्रकार से व्यापारियों और कारीगरों का एक संघ है। तो मणिग्रामम आपका संघ हो गया श्रेणी। नगरम जो है वो कौन थे? नगरम जो है वो आपके अन्य देशों के व्यापारी को बोलते थे। राणा देश जो थे वो विदेशी व्यापार से संबंधित थे, ठीक है। और मणिग्रामम जो था वो मध्यकालीन भारत में व्यापारिक ग्रिड से संबंधित था, जो दक्षिण भारत में प्रचलित था। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में संगीत पर कई संस्कृत कृतियों का फारसी में अनुवाद किया गया था। फारसी सूफी संत समा नामक संगीत भाषाओं के शौकीन थे, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे। अकबर का काल 1556 से 1605 तक है। अकबर के शासन के दौरान कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी अनुवाद किए गए थे। इस युग को संस्कृत ग्रंथों के फारसी अनुवाद के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन तो यहाँ पे सही हो गया है, क्योंकि मध्यकाल मतलब अकबर का काल वही माना जाएगा। अकबर के आदेश से कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया, जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, योग वशिष्ठ आदि का। इसके अलावा ये योग वशिष्ठ जो एक बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि यूपीएससी उसको रिपीट कर दें। इसके अलावा संगीत, चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित, पुराण की कहानी का भी यहाँ पे अनुवाद देखने को मिलता है। तो कथन एक सही हो गया। समा एक सूफी समारोह है जिसमें अक्सर गायन, वादन, नृत्य, कविता, प्रार्थनाओं का पाठ, प्रतीकात्मक पोशाक पहनना और अनुष्ठान को उपयोग किया जाता है। 2008 में यूनेस्को ने तुर्की के मेलवेली समाज सेमिनार को मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की श्रेणी में पुष्टि दी है। अकबर के काल में मुस्तफ़ा खालिद दाद अब्बासी ने पंचतंत्र को फारसी में अनुवादित किया था। तो आपसे पूछ सकता है कि पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो मुस्तफ़ा खालिद दाद अब्बासी। या ये पूछ सकता है कि मुस्तफ़ा खालिद दाद अब्बासी जिसने पंचतंत्र का अनुवाद फारसी में किया था वो किस शासक के समय था? औरंगजेब, जहांगीर, ठीक है, अकबर या शाहजहाँ? तो इसका सही जवाब होगा अकबर के समय, ठीक है। तो आगे, नारायण पंडित के हितोपदेश का अनुवाद इस अवधि में मुफ्तुल कुतुब शीर्षक से ताजुद्दीन मुफ्ती ने किया था। तो ताजुल मुफ्ती ने मुफ्तुल कुतुब के नाम से हितोपदेश का अनुवाद किया था, जो नारायण पंडित की रचना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दूसरा था, प्रारंभिक चिश्ती सूफी समाज संगीत सभाओं के शौकीन थे। तो बिल्कुल दोनों कथन सही है, लेकिन क्या इसमें व्याख्या की जा रही है कि पहले कथन दूसरे कथन की व्याख्या कर रहा है? तो यहाँ पे देखा जाए तो आपके समा वाले में लिखा गया था कि पहनना और अनुष्ठान इसमें शामिल थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी की व्याख्या शामिल नहीं है। दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख राजा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा दो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी देता है? तो सारनाथ शिलालेख तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अयोध्या अपने हाथीगुम्फा शिलालेख भी पढ़ लिया, तो ये भी तो राजा खारवेल से संबंधित है, ये भी नहीं होगा। तो बचता है बेसनगर शिलालेख और अयोध्या शिलालेख। तो इसका सही जवाब होगा अयोध्या शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में चकला शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वह क्या है? ठीक है, तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन एक बार। मुगल काल के दौरान चकला जो था वो भारतीय उपमहाद्वीप में एक जिला स्तरीय प्रशासनिक प्रभाग था। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? परगना के समान था, सरकार के समान था, सूबा परगना के बीच प्रादेशिक इकाई थी, लेकिन सरकार के समान नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, चकला प्रणाली का उपयोग कम से कम अवध और बंगाल प्रांतों में किया गया था। यह प्रांत सूबा में प्रमुख प्रशासनिक प्रभाग था। तो सूबा में प्रशासनिक प्रभाग था ये, ठीक है। चकला को आगे परगना में विभाजित किया गया था। प्रत्येक परगना में कई गांव शामिल थे। तो आपका जो प्रांत या सूबा जो होता था उसका प्रशासनिक प्रभाग कौन था? उसको बोलते थे चकला, ठीक है, चकला होता था। चकला को आगे बोलते थे परगना। परगना जो था वो कई ज़्यादा गाँवों में विभाजित था। मुगल प्रशासन के अधिकारी कुछ कौन कौन थे? जैसे सैन्य भुगतानकर्ता, उन्हें बख्शी बोलते थे, बख्शी। सैन्य भुगतानकर्ता को बख्शी कहते थे। सूबेदार, अपने प्रांत में शांति व्यवस्था और रखरखाव का काम कौन करता था? सूबेदार करता था। सद्र कौन थे? ये धार्मिक और
धर्मार्थ संरक्षण के प्रभारी थे, उन्हें सद्र कहते थे। फौजदार जो था वो सैन्य कमांडर होता था। नगर पुलिस कमांडर को कोतवाल कहा जाता था। ठीक है, तो मुगल काल में यदि आपसे पूछे कि सैन्य मुख्तारकर्ता कौन सा पद है, अगला आपसे पूछे कि प्रांत में शांति व्यवस्था का रखरखाव कौन करता था, तो प्रांत में शांति व्यवस्था का रखरखाव सूबेदार करता था। आपसे पूछे कि नगर पुलिस कमांडर कौन था, तो कोतवाल था। सैन्य कमांडर को फौजदार कहते थे। वो धार्मिक और धर्मस्थ संरक्षण के लिए एक सद्र नामक अधिकारी था। आगे अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा के लिए राजस्व का मराठा दावा किस नाम से जाना जाता है। तो सुरक्षा के लिए जो मराठा का राजस्व दावा है उसे क्या कहते हैं, चौथ कहते थे। ठीक है, तो चौथ एक विनियमित कर उपहार के रूप में था जो भारतीय उपमहाद्वीप में मराठा साम्राज्य के द्वारा लगाया जाता था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में चौथ लगाया जाता था। चौथ एक वार्षिक कर था जो राजस्व के 25% के रूप में लिया जाता था। चौथ उन भूमि पर लगाया जाता था जो नाम मात्र के मुगल शासन के अधीन थे। सर्विस की चौथ के ऊपर 10% की उगाही थी। यह रामनगर के कोली राजा सोम शाह के द्वारा शुरू किया गया था। राजा को अर्पित एक प्रकार के उपहार के रूप में जाना जाता है। चौथ संस्कृति का एक चौथाई हिस्सा माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली में पुराना किला के सामने स्थित खेर अल मंजिल मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो इसका निर्माण किया गया महम अनंगा के द्वारा। महम अनंगा ने 1561 में एक मस्जिद खेरुल मंजिल का निर्माण करवाया। महम अंगा मुगल सम्राट अकबर की मुख्य धात्री थी। ठीक है, दाईमात जिसे बोलते हैं। महम अंगा 1560 से 62 तक किशोर सम्राट, मतलब जब अशोक किशोर युवा था, मुगल साम्राज्य के वास्तविक संगठन के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। तो खेर अल मंजिल मस्जिद कहाँ पर है, एक तो आपको पता चल गया कि वो दिल्ली में है। किसने बनवाया, तो महम अनंगा के द्वारा बनवाया गया। आगे निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मेल नहीं खाता है। पहला है संभलपुर, सुरेंद्र शाही, गंजम, राधा कृष्ण टिंडसेना, कश्मीर गुलाब सिंह और लखनऊ लियाकत अली। तो इसका ऑप्शन इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित करें। मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, आलमगीर द्वितीय और अहमद शाह। ठीक है, तो आप इसका भी जवाब अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसके साथ ही आप इन राजाओं के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा, ताकि आपसे यदि इनसे संबंधित यदि आगे कोई क्वेश्चन आया हो तो आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं 2019 के PYQ के साथ। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।